व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही। जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखिए किस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर में फॉल्कन 50 प्लान के तहत यहां पर हमले हो रहे हैं और जम्मू को निशाना बनाने के लिए फॉल्कन 50 का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने फॉल्कन 50 प्लस को यहां पर तैयार कर लिया है और जिसमें जैश और लश्कर के आतंकियों को भी शामिल किया गया है। कुछ महीने से जम्मू में अलग अलग सेक्टर से घुसपैठ की करने की यहाँ कोशिश हो रही है और फॉल्कन 50 स्क्वाड ग्रुप को खास तौर पर स्नाइपर अटैक के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। बताते चले कि जम्मू कश्मीर में 4 दिनों में 4 आतंकी घटनाएं हो चुकी है। रियासी, कठुआ, डोडा, जम्मू के यहाँ पर आपने देखा लगातार इलाकों के अंदर किस तरह से हलचल तेज हो गई है। जम्मू में नरवाल में भी संदिग्ध देखे गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा हालात की भी बैठक कर ली है। बैठक में आप देखिए यहाँ पर एनएसए अजीत डोभाल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे और पीएम ने या जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से भी खास बातचीत की है। और पिछले 4 दिनों में आतंकी घटनाओं में 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई है, 1 जवान की शहादत हुई है, 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। चारों घटनाओं में 6 जवानों समेत यहाँ आप देखिए कुल 49 लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन सवालिया निशान लगातार यहाँ पर लगता नजर तो आ ही रहा था, लेकिन फिलहाल सुरक्षा एजेंसी ने पूरी तरह से कमर जो है वो कस ली है। चप्पे चप्पे को खंगालने की कोशिश हो रही है। आने जाने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी गहनता से तलाशी की जा रही है। चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ पैनल में रिटायर्ड कर्नल है सतीश मंगोत्रा, सेल्फ डिफेंस है, आपकी तरफ से भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। रक्षा विशेषज्ञ हैं अशोक कुमार अत्री हैं, पूर्व डीआईजी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। अजय भारती हैं, भारतीय जनता पार्टी से नेता है, आपका भी स्वागत। शेख हाबिर जी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से, आपका भी स्वागत। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अगर मंगोत्रा जी आप ही से बात करें, उसके बाद पुलिस को लेकर बात कर लेते हैं, लेकिन अगर सबसे पहले जवानों को लेकर बात करते हैं, किस तरह से इस पूरे इंसिडेंट को देख रहे हैं? क्योंकि एक एक करके घटनाएं हो रही हैं। रियासी, कठुआ, उसके बाद डोडा, डोडा के बाद भलेसा, भलेसा के बाद आज नरवाल में भी संदिग्ध देखे गए हैं। आशीष, बड़ा अहम सवाल है आपका, बिल्कुल सही बात है कि क्यों ये घटनाएं चंद घंटों में इतनी घटनाएं जो हो चुकी हैं। बट आप देखिए कि हमारी सबसे बड़ी जो जिसके ऊपर हमें जो आता है निशान करने के लिए, निशान लगाने के लिए, वो ये है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑल दीज प्लेसेस जहाँ पर भी, जिस प्लेस के भी हम नाम ले रहे हैं, डोडा है, भद्रवाह है, किश्तवाड़ है, रजौरी है, तमाम जगहों पर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो बड़ी सक्रिय हैं। तो ये जो काम कर रहे हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी ओवरग्राउंड वर्कर्स या अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं जो एक्टिव हो गए इस वक्त, तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और जो पुलिस का घेरा है वहाँ पर, वो क्या कर रहा था। देखिए, मैं पहली बात आती है उसी पर कि क्यों बढ़ गई हैं सडन, क्यों ये। आफ्टर ऑल, जैसे हम पहले भी इसी मंच पर कई बार ये बातचीत कर चुके हैं कि अगर मिलिटेंट आया है तो वो आकर कहीं रहा है, कहीं उसने प्लानिंग की है किसी जगह, तो जहाँ पर वो रह रहा है, जहाँ प्लानिंग कर रहा है, जहाँ पर उसने अपना टाइम ये सारा प्लान किया है, तो वो जो है वो बाहर क्यों नहीं निकल के पुलिस के घेरे में आता या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के। देखिए, मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था कि एसएचओ जो हैं जिनके इलाके में अगर कोई भी हरकत होती है तो वो अगर उनको अपने इलाके के किस घर के अंदर अवैध शराब बन रही है या किस घर में अवैध काम हो रहा है उनके एरिया ऑफ ऑपरेशन के अंदर या एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, अगर उन लोगों को मालूम नहीं है तो मैं कहूँगा कि फेलियर। पुलिस का पार्ट वो कह रहे हैं कि कंसर्निंग एसएचओस को भी ध्यान देने की जरूरत है। मैं दूसरे पे आ रहा हूँ। दूसरी बात है, पहले अत्री जी से कमेंट ले लेते हैं। अत्री जी, देखिए, ऐसा है कि इसमें जो है ये खाली पुलिस का ही रोल नहीं है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए। इसमें क्योंकि इसमें बॉर्डर जो गार्ड कर रही हैं हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनका भी एक रोल बनता है। इसमें जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनका भी रोल बनता है। और जब तक ये सब एजेंसी जो मिल के काम नहीं करेंगी तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को जो है रोकना थोड़ा कठिन हो जाता है। एसएचओ का ऐसा तो है ही नहीं कि उसकी जुरिडिक्शन में किसी गांव में या किसी एरिया में इस तरह से कुछ हो गया है। सवाल ये है कि मिलिटेंट्स आए कहाँ से। अगर आए हैं तो नेचुरल, अगर पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तानी हैं, तो बॉर्डर क्रॉस करके आए होंगे। तो वहाँ भी जो हमारी फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनका ड्यूटी बनता है कि उनको रोका जाए। जो हमारे नाकज़ होते हैं, जो हमारी डेली ड्रिल होती है, रात को नाकज़ लगते हैं और जितने भी इनके रूट्स होते हैं उनको प्लग किया जाता है, तो उसको देखने की ज़रूरत है, उसको दोबारा प्लग करने की ज़रूरत है। ठीक है, शेख हामिद जी।
जी बताइए। जवाब दीजिए। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं और प्रॉपर अगर आप जम्मू डिवीजन की बात करें तो पिछले 4 दिनों से आप देखिए किस तरह से हालात हैं, जिस पर बैठक भी की गई है पीएम की तरफ से। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इससे पहले ये कह रहे थे कि कश्मीर में जो है बिल्कुल आतंकवाद खत्म हो चुका है, नहीं हुआ है। आपको कोकरनाग याद दिलाऊं, आप यहाँ पे कश्मीरी जो हमारे पंडित हैं उन पर अटैक्स की बात करो, या हमारे पुलिस के एहलकार, हमारे आर्मी के जो फौजी हैं कितने शहीद हुए, ये कश्मीर की बात हुई। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि रजौरी पुंछ में जहां पर उस तर्ज पे जो है दहशतगर्दी नहीं थी, ये वहां तक पहुंच गया। अब जम्मू में आप देख रहे हैं एक के बाद एक अटैक हो रहा है, और उसके बाद अभी एनकाउंटर चल ही रहा है। अभी जो है आतंकवादी मार नहीं दिए गए सारे जो दिखा रहे थे कि 2 मिलिटेंट्स हैं। इसके साथ साथ ही एक रिटायर्ड आर्मी जनरल का बयान आता है कि जम्मू कश्मीर में जो है इलेक्शंस डेफर होने चाहिए। तो वजह क्या है, क्या हो रहा है? अगर बॉर्डर से आ रहे हैं तो हमारे बॉर्डर तो पूरे सील्ड है, और इनका दावा है हमने पूरे टेररिज्म कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में खत्म कर चुके हैं और उसका पूरे मुल्क में उसका ढोल बजा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम हर बार हमारे जो जवान है वो शहीद हो रहे हैं, उसके बाद हम श्रद्धांजलि देंगे और चलता जाएगा। कब ये कारवान, ये जो मामला है रुकने वाला तो है, ये रुक नहीं रहा है। और ठीक है। देखिए आशा जी, मैं पॉलिटिकल ब्लेम गेम में नहीं करता। जिन पार्टियों का वो काम है वो करते रहेंगे, क्योंकि उनकी सियासी रोटियां वो इसी से सेकते रहेंगे। वो उनका अपना ईमान है, वो क्यों ऐसा करते हैं। वास्तव में हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के जो बैक पर है, जो ग्लोबल फोर्सेस इस बार इलेक्शन में एक्टिव हुई है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का चीफ प्राइम मिनिस्टर चाइना जाकर 5 दिन बैठकर आया। चाइना को दिक्कत है कि भारत ताइवान के साथ क्यों दोस्ती करता है, बाकी फोर्सेस को दिक्कत है कि भारत क्यों इमर्ज हो रहा है। इसलिए पाकिस्तान को यूज करके हमें डिस्टेबलाइज करने की एक कोशिश है, जो एक्सपर्ट्स पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करते। चाइना को दिक्कत है LAC पर हमारी सुरक्षा बल क्यों है, उनको क्यों मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, क्यों गलवान में चाइना के फौजियों को मारे गए हैं, इसलिए वहां से फौजें हटना चाहिए, इसलिए पाकिस्तान का इस्तेमाल हो रहा है। ये सारी बातें इसके बैकग्राउंड में जब हम देखते हैं तो हमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर विश्वास रखना चाहिए, हमें हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप पर विश्वास रखना चाहिए। वो इस चैलेंज को जैसे हमने पीछे फेस करके डिफीट किया है, इस बार भी करेंगे, निश्चित रूप से। ठीक है मगोत्रा जी, जिस तरह से सवाल उठ रहा है कि अगर बॉर्डर के रास्ते से आ रहे हैं तो बॉर्डर तो पूरी तरह से सील्ड है, उसके बावजूद भी इस तरह से एंट्री हो रही है। आशा जी, ये सवाल पहले भी कई बार उभर चुका है कि बॉर्डर जो है सील है। लोगों का सील के लिफाफे को बंद किया, ऊपर से डेवी लगाई और उसको बंद कर दिया, सील हो गया। आपने शायद बॉर्डर में जाकर देखा नहीं है। मेरी 23 साल की उस इलाके की सर्विस है, राइट फ्रॉम रजौरी से लेकर आप किसी भी इलाके में, उस इलाके में बात करिए जाकर, आप ये कहेंगे बॉर्डर जो है वो सील हो जाता है, सील नहीं होता। वहाँ से गुजरने के लिए हाँ हमारी विजिलेंस है, 3 तरह के फिल्टर हमारे लगे हुए होते हैं। देखिए, फॉरवर्ड पोस्ट पर जहाँ पर BSF है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, वो पैरामिलिट्री फोर्सेज देखती है, वो बिल्कुल BOP इस पर बैठे हुए हैं। LOC पर जहाँ पर हम लोग आगे हैं, जैसे टंगदर के इलाका है, श्रीनगर का इलाका है, आगे इलाके जो हैं उड़ी का इलाके हैं, वहाँ पर हम बैठे हैं, तो पहला फिल्टर जो है वो हमारे पास होता है। वहाँ पर आप सुनते ही हैं चांदे खबर के भाई बॉर्डर पर क्रॉस करते हुए मारे गए। देखिए कि बॉर्डर इतने घने और इतने वो हैं, यानी कि हमारी बावजूद इसके कि उसके ऊपर वायरिंग लगाई गई है, सब कुछ किया गया है, पर एंडुलेटिंग ग्राउंड जो है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज और ये जो एरियाज हैं पहाड़ों के, खासकर रजौरी से लेकर ऊपर जितनी भी बेल्ट पीर पंजाल की चलती है, यहाँ से क्रॉसिंग जो है वो बड़ी आसानी से हो सकती है। आपने देखा टनल क्रॉस हो रहे हैं, आपने देखा कि टनल से लोग क्रॉस हो, आपने देखा कि अभी ड्रोन आने शुरू हुए हैं, सामान ड्रोन से फेंका जा रहा है। प्लेन इलाकों में आपने देखा सांबा, इधर हथियार फेंक कर वो गए हैं, गांजा वो जो है वो फेंक कर गए, तो नारकोटिक भी साथ साथ चलता है। कई चीजें है ना। अब ये है कि जो दूसरा फिल्टर है हमारा, वो है आगे पीछे या मैं कहता हूँ बॉर्डर से आदमी 4 क्रॉस करके आ गए। अगर 4 क्रॉस करके आए तो नेक्स्ट जो है वो किसी टाउन में आएंगे। अगर टाउन में आए हैं, आप कहते हैं जी पाकिस्तानी हैं,
हर आदमी इंसान एक दूसरे को वहां पर जानता है। रजौरी के शहर में लो, किसी भी टाउन में आगे बढ़ने को, तो वो जो नया आदमी आया वो किसने नोट किया, किसके पास था, किसके पास आके रहा। चीज ये है कि हम उसको जड़ से उखाड़ें पहले। सिक्योरिटी फोर्सेस को बोला, सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी ड्यूटी जो है बखूबी निभा रही हैं। आप देखिए बॉर्डर एरिया के अगर क्रॉसिंग होती है, चंद एक आपको वारदातें आती होंगी कि गोली मार दी गई और वो मार दिया गया। क्रॉसिंग हो गया तो पीछे जो अभी फिल्टर लगे हुए हैं हमारे, आगे उसके जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के फिल्टर हैं, दूसरे इलाके में अगर आकर रह गए, जैसे मैंने आपको बोला कि ये एक बड़ी, मैं उदाहरण देता हूँ आपको इसका है कि जो गवर्नर साहब थे हमारे जगमोहन जल्दी से मगोत्रा जी अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, पूरी कीजिए बात जल्दी से। तो जगमोहन जी थे, तो मैं उनके साथ हम होते थे कई बार उधर श्रीनगर में, तो उन्होंने एक बार एसएचओ की मीटिंग बुलाई। तो मैंने कहा सर ये एसएचओ की मीटिंग आपका लेवल नहीं है, ऐसी बातचीत। बोले बेटे आपको बाद में मैं जॉब दूंगा। तो उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा है माई फ्रोजन टर्बुलेंस में कि एसएचओ एक पर्सन है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन में इतनी होनी चाहिए कि किस घर के अंदर अगर 100 घर उसके पास हैं तो हर घर की जो शिनाख्त और उसके जो खबरी हैं उनकी खबर आ जाए। मान लो वहां से क्रॉस करके आगे रजौरी में आ गए, तो रजौरी में किसके यहाँ रहा, कहाँ पर रहा, किधर चला गया, दोज पीपल हैव टू इंटेलिजेंस। मैं पुलिस को नहीं बोल रहा हूँ, ऑल इंटेलिजेंस एजेंसी जो वहां पर काम कर रही है, एक नहीं कर रही, रॉ कर रही है, बीएसएफ के आदमी कर रहे हैं, जीआई वाले कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस वाले कर रहे हैं। ये है। जवाब दीजिए प्लीज। वो कह रहे हैं कि एसएचओ जिस तरह से पहले ही वो बात कर रहे हैं और इन मुद्दों पर हम गहनता से कई बार चर्चा कर चुके हैं। देखिए ऐसा है कि सारी जिम्मेवारी जो है ये पुलिस पे फेंक देनी चाहिए। पुलिस नो, इट इज नॉट ऑन पुलिस, इट्स नॉट, पुलिस ऑल जो है, इंटेलिजेंस एजेंसी। हाँ मैं वही पे कह रहा हूँ। ऐसा है कि एसएचओ को जहाँ तक बात कर रहे हैं कि एसएचओ को पता होना चाहिए कि मेरे एरिया में या मेरे जुरिडिक्शन में कौन आया है। अगर मिलिटेंट्स पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके रात को, दिन को तो डे लाइट में तो नहीं करेंगे वो तो उनका अपना टाइम है, रात को आएंगे, आधी रात को आएंगे, 4 बजे आएंगे, किसी वक्त क्रॉसिंग करेंगे। अच्छा वो क्रॉसिंग करेंगे तो उस वक्त वो टाइम चुनते हैं जिस टाइम में उनको नोटिस नहीं किया जाए। पर दूसरा नेक्स्ट उनका वो होता है कि वो ऐसी जगह शेल्टर लेते हैं कि अगर पहाड़ों की बात करें, टोपोग्राफी ऐसी है मेरे जम्मू कश्मीर की, जंगल है, पहाड़ है, आप कहाँ जाके जंगल में किसके घर में, कहाँ थोड़ा किसी के घर में जाके रुकेंगे, जाके वो उनके पास अपना खाने पीने का सामान भी होता है, वो कहाँ रुकते हैं, कहाँ छुप के रहते हैं, वो होता है। आज सवाल ये पैदा होता है कि हमारे इस देश में, भारतवर्ष में इतना बड़ा इलेक्शन हो गया जो 2 महीने तक चला, जो है सारे देश पे हुआ और बिल्कुल इंसिडेंट फ्री हो गया, उसमें कोई इस तरह की टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी नहीं हुई है। ऐसा क्या हो गया कि एक ही हफ्ते में जब स्टेट असेंबली की बात शुरू हुई, जब इलेक्शन कमीशन कहता है कि साहब आप जो है जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जिनकी पार्टी रिकॉग्नाइज नहीं है, तो आप पार्टी अपने सिंबल के लिए जो है अप्लाई करें। इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम जल्दी सोने में र्यूमर आ रही है कि हम कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहे हैं, और फिर ऑल ऑफ सडन जो है ये 4 ही दिनों में 4-5 इंसिडेंट हो जाते हैं और उसमें हमारे जवान मारे जाते हैं, हमारे सीरियस लोग मारे जाते हैं, यात्री मारे जाते हैं। इस इशू को भी थोड़ा देखने की ज़रूरत है। अजय जी, एज ए पुलिस ऑफिसर, एज ए पुलिस एंगल, मैं जो कह रहा हूँ, जो कन्वे कर रहा हूँ, और जो लोग सुन रहे हैं, जो इस चीज़ को डील करते हैं, वो समझ रहे हैं कि मैं क्या कन्वे करना चाहता हूँ। एक मिनट आ रही हूँ वापस। अजय जी, वो कह रहे हैं कि एक बार इसे असेंबली इलेक्शंस के तौर पर भी देखने की जरूरत है, उस एंगल से भी थोड़ा सा खंगालने की जरूरत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव अगर पूरी तरह से शांतिपूर्वक हो गए हैं तो एक हफ्ते में ऐसा क्या हो गया कि इस तरह से इंसिडेंट होने शुरू हो गए। एक बात और ऐड करना चाहूँगा मैं, उसको देखना ही चाहिए। एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा, बाद में अब अपनी बात कह सकते हैं। एक रिटायर्ड जनरल का ये स्टेटमेंट देना कि स्टेट जम्मू कश्मीर में आप इलेक्शन 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दो, पोस्टपोन कर दो, मुझे नहीं समझ आती कि जनरल साहब जो कि यूनिफॉर्म कर चुके हैं, उनको क्या लेने देना है इलेक्शन के साथ। ठीक है, व्हाई डिड ही मेक दिस स्टेटमेंट कि 1 साल के लिए आप इलेक्शन के पास आते हुए वो कह रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर इलेक्शंस को भी ध्यान में रखते हुए काम करने की जरूरत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर इस तरह से कोई इंसिडेंट नहीं होता है और एकदम से इस तरह से अगर घटनाएं हो रही हैं तो फिर सोच विचार करने की जरूरत है इलेक्शन कमीशन को भी। देखिए, निश्चित रूप से अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोकसभा में सिर्फ पीसफुल इलेक्शन हुआ, ऐसा ही नहीं है। जो पेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पदाधिकारी आकर वोट डाल रहे हैं, वोट डालकर दिखा रहे हैं, देखिए हमने वोट डाला। वो कह रहे हैं कि हमें इजाजत दे दीजिए, हम इलेक्शन लड़ेंगे। सिर्फ जो ये नहीं, जो सीमा पार टेररिस्ट लीडर्स हैं, उनकी फैमिली के मेंबर्स आकर मेन स्ट्रीम में ज्वाइन कर रहे हैं।
इस तरह से ऐसी आप कितनी घटनाएं देखेंगे। तो अगर असेंबली इलेक्शन सक्सेसफुली होगा, जो निश्चित रूप से होगा, ये पाकिस्तान के प्लान में लास्ट नेल होगा उनकी कॉफिन में। इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर असेंबली इलेक्शन हो। और वो लोग जो पाकिस्तान की मदद चाहते हैं अपनी इलेक्शन जीतने के लिए, जो मोदी जी को हराने के लिए पाकिस्तान से गुहार लगा रहे हैं, वो पाकिस्तान को बेल आउट करके उस एलिगेशन को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वास्तविकता ये है कि पाकिस्तान और उसके बैक में जो लोग हैं वो नहीं चाहेंगे जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हो, पीसफुल इलेक्शन हो, और लोगों की पार्टिसिपेशन, उनके हिसाब से 2-4% वोटिंग डलता है तो उनका भी काम चलता है और ये काम भी हो जाता है। लेकिन मान लीजिए ये निश्चित रूप से नहीं होने वाला है, इलेक्शन होकर रहेंगे और पीसफुली होकर। ठीक है, शेख आमिर जी, ये अक्षय जी ने जब पहले शुरुआत की थी उन्होंने कहा था कि मैं इस पर सियासत नहीं करूंगा, लेकिन बात उनने सारी सियासत की ही बात की और इसमें किस तरीके से क्या बात करें। अशोक जी ने वही बात की जो मैंने पहले कहा था कि इलेक्शन नजदीक है और उसके बाद एक जो स्टेटमेंट आता है उसमें कहा जाता है कि इलेक्शन को डेफर किया जाए। अक्षय जी जो आप जो बात कर रहे हैं, ये इनका कहना है कि पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ पर चुनाव ना हो, तो ये पाकिस्तान की बात मान रहे हैं कि यहाँ पर चुनाव नहीं करा रहे हैं तब से, पहली बात। दूसरी बात ये जब कह रहे हैं कि आतंकवादी इसमें जो है पाकिस्तान के हमदर्द है, और ये कह रहे हैं कि मोदी जी को हराने के लिए जो जिन लोगों ने मोदी जी के खिलाफ वोट डाला, क्या वो पाकिस्तानी है? इनके साथ यहाँ पर हुर्रियत के एक्स हुर्रियत के बात सुनी। मैं आपके पास आ रही हूँ अजय जी जवाब के लिए। ठीक है, ठीक कोई। देखिए, जो कल तक जो जंग के नक्शे बनाया करते थे, आज ये उनके साथ अमन की तबलीग करेंगे। जो कल तक यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद 1987 से लेकर मैं कहूंगा 1990 के दौरान जब कश्मीर चल रहा था, उस वक्त जो यहाँ पर फरमान जारी हो रहे थे, लोगों को मारने के, कत्ल करने के जो फरमान जारी हो रहे थे, यहाँ पे कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन हुई, उन पर जुल्म हुआ, कौन कर रहा था? और वही आज जब इनके साथ मिलते हैं उनको जेड सिक्योरिटी दी जाती है और इनके सपोर्ट से चुनाव लड़ते हैं। और 2014 के इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो असेंबली में मिनिस्टर बनते हैं और इन्हीं के कोटा से आकर मिनिस्टर जवाब दीजिए। और ये कह रहे हैं कि ये देखिए पूरी बात करने दीजिए। ये सारे पहले तो मैं बात इनका कह दूं, मैंने उन लीडर्स की बात, अजय जी 1 मिनट उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप जिन देखिए, मैं कश्मीर में बैठा हूँ, मैंने मेरा बचपन जो है 1990 में जूते लगाकर हम सोते थे। हमने यहाँ का आतंकवाद, यहाँ का जो दहशतगर्दी है, हमने उसको झेला, हमने देखा है उसको। हाँ, तो हमें ये ना कोई सिखाए कि हमने यहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, जब भी असेंबली इंतखाबात 2014 में हुए, 2020 को जो उसका टेन्योर खत्म हो रहा था 6 साल के हिसाब से, तो अगर उसके बाद जब भी इलेक्शन की बात होती है तो कुछ ना कुछ तनाव हो जाता है। वो कहते हैं कि सरहदों पे बड़ा तनाव है, पता करो। चलिए अजय जी जवाब दीजिए क्या चुनाव है। अशोक जी ने बहुत अच्छी बात की, पूरे देश ने देखा, भाषण नहीं भाई साहब, अब हमें 2 बार बुला लिया, अब तो हमें बात करने दीजिए। जिन्होंने पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान की लीडरशिप से गुहार कर दी हमें मोदी जी हटाने के लिए, वो रिकॉर्ड है, पब्लिक रिकॉर्ड में है। मैंने कोई अपनी पर्सनल बात नहीं की, वो हमें मालूम है किस पार्टी के नेता है। 1986 में यहाँ जब से माइग्रेशन स्टार्ट हुई, जब अनंतनाग में जो रॉयट्स हुए, उस वक्त कौन प्राइम मिनिस्टर थे, कौन यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। फिर 1986 के बाद 1987 में क्या हुआ, ये सारा देश जानता है, वेल डॉक्यूमेंटेड है। इसलिए ये बताना कि यहाँ पर टेररिज्म हुआ, टेररिज्म लाया गया, टेररिज्म डिस्क्रिमिनेशन करके, टेररिज्म गलत बात, और जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे उनको सेंटर में जाकर मंत्री बनाया गया। इसलिए ये जो भाषण आज देने की कोशिश की जा रही है और लोगों को बताने के लिए वेल डॉक्यूमेंटेड है, सब जगह लिखा हुआ है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, इस वक्त देश का रिजॉल्व क्या है कि इस जो ये डेथ एंड डिस्ट्रक्शन की रही चैप्टर लिखने की कोशिश की रही है, इसको डिफीट करना है। इसमें पॉलिटिकल डिविजन्स को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। ये मैं सबसे गुजारिश के पास चल रही हूं। आमिर जी जवाब दीजिएगा इस पर। बात बहुत सीधी सी बात में इनको बताना चाहता हूँ, ये जिस इतिहास की ये बात कर रहे हैं, ये 1987 की ये बात कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ के सियासतदानों 86 की भी मैंने की, वनपू में क्या हुआ, दन्नाऊ में क्या हुआ, अनंतनाग में क्या हुआ, और फिर जो उसमें रेस्पॉन्सिबल थे वो किस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, उनको प्रमोशन देकर मंत्री किसने बनाया, ये बता दीजिए। एक
ये मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत थी, आज जमहूरियत नहीं है। आज अगर कोई इलेक्शन लड़कर जीतता है तब जमहूरियत नहीं है। 86 में जमहूरियत थी, 75 में इमरजेंसी लगी, वो जमहूरियत। जवाब दीजिए। देखिए, आप इमरजेंसी की बात करें, 87 की बात करें, अगर मैं आपको बताऊं तो शायद आपने इतिहास पढ़ा नहीं। आप मुझे बात करने दीजिए। आपने इतिहास पढ़ा नहीं है। मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क के तहफ्फुज़ के लिए सरकार को कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। अब बात देखिए, इमरजेंसी लगानी पड़ती। आपकी ये देखो, ये भारतीय जनता पार्टी लोगों की, ये आप कोई राष्ट्रवादी लोग नहीं हो। आप अपनी कुर्सी के लिए, अपने मुफाद के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए अपने मुल्क को बेच सकते हो। आप वो लोग हो। मगोत्रा जी, ठीक है, आमिर जी हो गया, अजय जी हो गया, तौर पर हो गए, सियासत पर हो गए। अब हम मुद्दे पर आ जाते हैं। मगोत्रा जी, ठीक है, अजय जी हो गया, शेख हामिद जी प्लीज। अभी तो मैं अब मुद्दे पर आने दीजिए। मगोत्रा जी, जिस तरह से असला बरामद हुआ, आतंकी से यहाँ पर 3 भरी हुई मैगजीन बरामद होती है 24 राउंड के साथ। एक मैगजीन यहाँ पर दोबारा से बरामद होती है, लिफाफे में रखे हुए 75 राउंड भी बरामद होते हैं। 3 जिंदा ग्रेनेड हैं, 1 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी है। उसके बाद पाकिस्तान में बनी हुई चॉकलेट है, सूखे चने हैं, यानी कि बहुत ढेर सारा सामान। और उसके बीच में यहाँ सिरिंजेस हैं, दवाइयाँ हैं, इंजेक्शन है, 2 पैक जो टेप में लिपटा हुआ हैंडसेट है। यानी कि एक लंबी कार्यवाही को मद्देनजर रखते हुए आतंकियों ने यहाँ पर दबिश देने की कोशिश की है, जिससे नेज़दानाबूद तो कर दिया गया। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरह से सामान यहाँ पर पहुंचाया गया है, अगर बॉर्डर से सामान लेकर आए तो भी सवाल उठता है, और अगर ड्रॉप किया गया है तो रिसीवर कौन था, ये भी सवाल उठता है। आशा जी, मैंने पहले भी यही बात जो थी उठाई है कि मैं इस बात पे आने वाला था कि 2-4 आदमी क्रॉस हो गए, 2 उससे राइफल उठाई हुई क्रॉस हो गए। इतना असला और एमुनेशन लाकर आफ्टर ऑल किसी ने रखा वहाँ कहीं पर? एग्जैक्टली जो आप पूछ रही हैं वो सेम सवाल है कि ये असला आकर यही कहेंगे एक ही आदमी 4 उठाकर ले आए, वो नहीं। पॉसिबिलिटी उठाकर अगर लाए भी हैं तो किसी न किसी जगह पर आकर उन्होंने डंप किया। मैं कहता हूँ गाँव में डंप किया, किसी जगह पर किया। उन्होंने खाना भी खाना है, सब कुछ करना है, दवाइयाँ भी वो उसमें नहीं। पहली बात कि पाकिस्तान का हाथ इसमें है, ये सब जानते हैं। पाकिस्तान चाहता है कि उसका फ्लैग जो है वो फ्लाइंग रहे। ये जो है वो मतलब उनका जो मुद्दा है कि भाई कश्मीर के साथ हमारा झगड़ा है, ये डिस्प्यूटेड है, ये जो है वो डाई डाउन ना हो। इसीलिए कुछ ना कुछ चर्च एक घटनाएं जो है वो करते रहना उनका काम है। अत्री जी जवाब दीजिए। क्या सवाल पूछना चाहते हैं? यही सवाल है कि इतना असला, यानी कि पहाड़ी इलाकों में पैदल चलना है, सरवाइव करना है, जिस तरह से उठाकर लेकर आए हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि 2014 के बाद, जल्दी से अत्री जी। हाँ जल्दी करूँगा। 2014 के बाद जो है, जो लोग रिटायर हो गए, जो वैकेंसीज क्रिएट हो गई, चाहे वो आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पुलिस है, उनको फिलअप नहीं किया गया। हमारी जो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पुलिस है, सब अंडर स्ट्रेंथ है। उनको जो रिक्वायर मैन पावर होनी चाहिए एज पर सेक्शन स्ट्रेंथ, वो नहीं है। दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर। वही रीज़न है कि ये जो लोग हैं, अब चाहे सड़कों पे आप नाकाबंदी कर लें या जितने भी एम्बुशेस की या जितना भी जो है चेक सिस्टम की ज़रूरत है, अब मैन पावर की शॉर्टेज की होने की वजह से वो ग्राउंड पे नहीं है। चलिए अत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मगोत्रा जी आपका भी धन्यवाद, अजय जी आपका भी धन्यवाद, और आज शेख हामिद जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आप देखिए जिस तरह से जम्मू के अंदर लगातार घटनाएं हो रही हैं, हर एक पार्टी को, हर एक एजेंसी को मिलकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तानियों के हौसले लगातार आप देखिए बुलंद करने की वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन नेस्तनाबूद हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक बौखलाहट है जिसे खत्म करने की जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।